विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश 14 जुलाई 2024 विक्रम संवत 2081 आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष की अष्टमी। बड़ी ऐतिहासिक तिथि। कारण 42 सादतें हुई, राज्य का निर्माण हुआ। 24 सालों में आपका ये 7वें पीसीएस क्या होने जा रहा है, प्रारंभिक परीक्षा होने जा रही है। पूरा इतिहास बता दूं, 2005 में आया, 2006 का रिजल्ट 2010 में आया, 2010 का रिजल्ट 2014 में आया, 2012 का रिजल्ट 2017 में आया, 2016 का रिजल्ट 2019 में आया, 2021 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है ना। और ये 7वां आपका प्रारंभिक परीक्षा होने जा रही है। आप सब बधाई के पात्र में, जितने भी अभ्यर्थी हैं उत्तराखंड के। 24 सालों में, 24 वर्षों में 7वें नंबर का पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा होने जा रही है। तो ऐतिहासिक तिथि हो जाती है। जैसे प्रियम्बल में लिखा है ना कि दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी डू हियर बाई अडॉप्ट एन एक्ट एंड टू गिव आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो वैसे ही मैंने थोड़ा सा आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष की अष्टमी विक्रम संवत 2081 के साथ इसको ऐतिहासिक बना दिया। ठीक है, 189 पद हैं। तो मैंने बताया था कि भाई उत्तराखंड का काफी पोर्शन ठीक ठाक आने वाला है, सिलेबस उठाना है। अगर आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास पर उतना जोर न दें जितना कि उत्तराखंड पर दें। भूगोल पर उतना जोर न दें, मतलब साथ में आपने उत्तराखंड के भूगोल पर, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था पर, उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था पर ज्यादा जोर देना है। ठीक है, क्योंकि आप इस राज्य के अगर हैं तो आपका ये वाला क्वेश्चन कम से कम उत्तराखंड वाले क्वेश्चन क्या नहीं होने चाहिए, गलत नहीं होने चाहिए। समझ में आ गया? तो मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि कम से कम 25, अधिक से अधिक 30 क्वेश्चन कम से कम, और हो सकता है अगर और ज्यादा आ सकते हैं तो और ज्यादा आने चाहिए। जैसे कि हिमाचल में आते हैं 25 क्वेश्चन, तो शिमला के अंदर से ही आ जाते हैं। कहां से? शिमला के अंदर से, है ना, जिसको हिमाचल के लोग ही कर सकते हैं। आप कितनी किताबें पढ़ लो, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो मैंने कहा आपको कि हम प्रागैतिहासिक काल पढ़ चुके, आद्य इतिहास पढ़ चुके, उत्तराखंड की प्राचीन जनजातियां पढ़ चुके। ठीक है, नहीं, उत्तराखंड की प्राचीन जनजातियां पढ़नी है आज हमने। उत्तराखंड की प्राचीन जनजातियों के बारे में हल्का सा अगर मैं बताऊं तो उत्तराखंड के जो आदिम या मूल निवासी थे वो कोल थे। मुंडा, किरात, खस, भूटांतिक, शौका, ये नाम आते हैं जो उत्तराखंड के क्या आदिम निवासी या जो मूल निवासी थे। उसमें किन किन के नाम आते हैं? कोल, इनके, अथवा मुंडा, कोल अथवा मुंडा। दूसरा नंबर हम बोलते हैं किरात, तीसरा नंबर बोलते हैं खस, चौथा नंबर बोलते हैं भूटांतिक। भूटांतिक ऑब्लिक शौका, है ना, व्यापार करते थे शौका लोग कभी तिब्बत के साथ। गमग्या पद्धति से व्यापार हुआ करता था। किस पद्धति से? गमग्या पद्धति। बहुत सारी पद्धतियां थी, उसमें से एक बड़ी अच्छी पद्धति थी गमग्या पद्धति। तो भाई प्राचीन काल से ये सब नाम आते हैं। शिव प्रसाद डबराल जी, चारण, शिव प्रसाद डबराल, अपनी घुमंतु प्रवृत्ति के कारण जो डबराल जी हैं उन्होंने अपना नाम क्या रखा था? चारण। घूमने की प्रवृत्ति थी, विद्वान लोग ऐसा ही करते हैं, बड़े विद्वान व्यक्ति थे। ठीक है, वो लिखते हैं कोल और मुंडा जाति को। किसको? कोल या मुंडा जाति को भारत एवं हिमालय क्षेत्र की आगतम प्रजाति मानते हैं। क्या मानते हैं? एक और विद्वान है जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन कहते हैं कि हिमालय क्षेत्र की जो आद्यतम प्रजाति थी वो किरात थी। कौन थी? अब ये दो पॉइंट हो सकता है। अगर मैं क्वेश्चन बना रहा होता, दो स्टेटमेंट बना के देता। पहला स्टेटमेंट होता डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल जी के अनुसार कोल ऑब्लिक मुंडा जाति भारत एवं हिमालय क्षेत्र की आद्यतम प्रजाति थी। क्या थी? आद्यतम प्रजाति थी। दूसरा स्टेटमेंट बना के देता मैं, जॉर्ज ग्रियर्सन किरातों को हिमालय क्षेत्र की आद्यतम प्रजाति मानते हैं। अब फिर आपसे कूट देता नीचे, एक सही, दो गलत, दो सही, एक गलत, दोनों सही, दोनों गलत। 4 कूट हो गए। आपने बोलना था दोनों जो कूट है वो क्या है? सही। क्लियर हो गया? बाकी आपको पता ही है, किरातार्जुनियम पढ़ी होगी आपने, किताब भारवी की पढ़ी है। मतलब ये पता है किरातार्जुनियम किसने लिखी है? भारवी ने लिखी है।
पल्लव जब हम पढ़ रहे थे तो पल्लव शासकों के समय में एक विद्वान होते हैं भारवी, ढूंढिए भारवी किसके कंटेम्परेरी थे, क्योंकि दो विद्वान पढ़ते हैं उनके समय में हम, एक पढ़ते हैं भारवी, एक पढ़ते हैं दंडन। क्या पढ़ते हैं? तो सिंह विष्णु के समय में पढ़ते हैं शायद भारवी। पल्लव शासक सिंह विष्णु के समय में भारवी, जिन्होंने लिखी किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम में क्या लिखा? अर्जुन को घमंड हो जाता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं, तो शिव जो है वो किरात का रूप धारण करते हैं और उसके बाद परीक्षा होती है, युद्ध होता है दोनों के बीच में, अर्जुन को हरा देते हैं। हाथ जोड़ता है अर्जुन, पूछता है जी कौन आप, कौन? मुझे तो कोई हरा ही नहीं सकता इस धरती पे। तो भगवान शिव बोलते हैं कि भाई क्या घमंड नहीं करना है। क्या नहीं करना है? तो महाभारत के वन पर्व में मिलता है ये उल्लेख। कहां मिलता है? ऐसे ही हर्षवर्धन के समय में एक विद्वान पढ़ते हैं बाण भट्ट। क्या पढ़ते हैं? बाण भट्ट, जिसने क्या लिखी? हर्षचरित्र लिखी, कादंबरी लिखी। तो बाण भट्ट की कादंबरी में एक विद्वान और हुए गुप्त काल में, कालिदास, उन्होंने रघुवंश लिखी। क्या लिखी? रघुवंश लिखी। तो कालिदास के रघुवंश में हिमालय के निवासियों के रूप में किरातों का वर्णन प्राप्त हुआ। यानी किरातों का वर्णन किस किसने किया है? भारवी ने अपनी किरातार्जुनीयम में किया है, बाण भट्ट ने अपनी कादंबरी में किया है, कालिदास ने अपने रघुवंश में किया है। उन्होंने बताया है कि हिमालय में किरात जनजाति क्या मौजूद है। मैंने जो क्वेश्चन पूछा था दंडन किसके सॉरी भारवी किसके समकालीन थे? अरे भाई पल्लव राजवंश पढ़ते हैं हम इतिहास में, तो भारवी की पढ़ते हैं हम कौन? किरातार्जुनीयम। और दंडन की पढ़ते हैं 10 कुमार चरित। भारवी वॉज द कंटेम्पररी पोइट ऑफ विच पल्लवा किंग? ढूंढो। अच्छा जी, अब अगर हम ढूंढें उत्तराखंड में किरात कहां रहते हैं, तो पिथौरागढ़ में अस्कोट, नाम सुना है? अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य सुना है? हाँ, तो पिथौरागढ़ में पड़ता है। अस्कोट के पिथौरागढ़ के अस्कोट में और डीडी हाट में निवास करते हैं कौन? किरात। तो अगर मैं क्वेश्चन बनाता तो मैं ये बोलता कि वर्तमान में उत्तराखंड में किरातों के वंशज कहां मिलते हैं? आपने आंसर देना पिथौरागढ़ में, अस्कोट और डीडी हाट में। ठीक है? अच्छा, महाभारत में क्या है कि हिमालय क्षेत्र की सिंह विष्णु, मैंने बताया था शायद, सिंह विष्णु। ठीक है, महाभारत में किरातों के अलावा भी मिली है, कुछ जनजातियों के नाम मिलते हैं, जैसे खस, इनका वर्णन मिलता है। बताया जाता है कि महाभारत का एक सभा पर्व है। कौन सा? जैसे भीष्म पर्व में गीता है, वैसे सभा पर्व में एक उल्लेख मिलता है कि खसों ने कौरवों के पक्ष से लड़ाई लड़ी थी, यानी कौरवों की तरफ से लड़ाई लड़ी थी खसों ने। ठीक है, झटेला, घर जवाई, पशु बलि, टिकुआ प्रथाएं किन में प्रचलित थी? खसों में प्रचलित थी। किसमें? अगर मैं क्वेश्चन पूछता तो मैं पूछता निम्नलिखित में से खसों में कौन कौन सी प्रथाएं प्रचलित थी? नंबर 1 झटेला, नंबर 1 झटेला, नंबर 2 घर जवाई, नंबर 2 घर जवाई, नंबर 3 पशु बलि और नंबर 4 टिकुआ प्रथा। आंसर चारों कूट देता मैं, 1 2 1 2 3, उपयुक्त सभी, उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर सभी। क्लियर हो गया? चलो जी, भोटियों के बारे में पढ़ते हैं, है ना। भोटांतिक, भोटिया, शौका भी बोलते हैं, काली नदी घाटी में रहने वाली एक व्यापारिक प्रजाति थी। भारत चीन युद्ध 1962 तक शौका लोग तिब्बत के साथ व्यापार करते थे। क्या करते थे? और मैंने बोला एक पद्धति थी गमग्या पद्धति से व्यापार, और भी पद्धतियां थी बट गमग्या पद्धति अधिक प्रचलित थी। भोटियाओं में धूरमा जो था वो वर्षा का देवता था और घबला जो था वो व्यापारिक संपत्ति का देवता था। तो ये क्वेश्चन पूछता मैं कि भोटियों में वर्षा के देवता को क्या कहा जाता है? आंसर धूरमा। जैसे आप बोलते हो ना वर्षा के देवता कौन है? इंद्र है, तो भोटिया जनजाति बोलती है वर्षा के देवता कौन है? धूरमा है। और व्यापारिक संपत्ति के देवता कौन है भोटियों में? घबला। कौन है? घबला। अब ऐसे ही मिलेंगे क्वेश्चन। तो जमाने गए जब गणेश प्रयाग केशव प्रयाग से काम चल जाता था, खतड़वा और क्या है ना, हरेला। हरेला क्या है? त्योहार है। उसमें भी कुछ बच्चे लिख के आते थे सब्जी है कि हरेला क्या है? त्योहार है उत्तराखंड का, क्या है? पर्व है, बहुत बड़ा पर्व है हरेला। ठीक है, पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे केशव प्रयाग कहां पर है, गणेश प्रयाग कहां पर है,
केशव प्रयाग बद्रीनाथ में सरस्वती और अलकनंदा का संगम है। गणेश प्रयाग टिहरी में, त्रिहरी में भागीरथी भिलंगना का संगम है ना। ऐसे बनते थे क्वेश्चन। और वो चांदनी रात में कौन सा नृत्य किया जाता है? हा? और इंद्रमणि बडोनी जो कि उत्तराखंड के गांधी हैं, किस नृत्य में सिद्ध हस्त थे? चौफुला में। और चांदनी रात में कौन सा नृत्य किया जाता है? चांदनी रात में। और मायके में जब पहले पहले आती है बालिका, तब कौन सा नृत्य किया जाता है? तब थड्या। थड्या वही हुआ, चौक आंगन में किया जाता है थड्या नृत्य। तो ये भाई जैसे मैंने बता दिया आपको कि ये उत्तराखंड की प्राचीन जनजातियों के संबंध में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ऐसे कुनिंदों से क्वेश्चन बना है बहुत पहले। क्या बना कुनिंदों से? कुनिंदों से ये बना, क्या बना? कि ये बना कि चंपावत के पास चंपावती नदी, कच्छप की पीठ की आकृति वाले क्रांतेश्वर पर्वत, जिन्हें कांडादेव या कानदेव भी बोलते हैं, भगवान विष्णु कूर्म कच्छप अवतार हुआ है ना। ये नहीं, यहां से क्वेश्चन बना था कुनिंद वंश। क्या बना था भाई कुनिंद वंश से? हाँ जी, तो यहां से क्वेश्चन बना एक बार उत्तराखंड में कि उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन थी? उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन थी? कुनिंद। पढ़ लिया जी, बच्चों ने रट लिया। अगली बार क्वेश्चन बना, क्या बना? हाँ जी, हाँ, उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश कौन सा है? कौन सा है? हाँ, कार्तिकेयपुर राजवंश। ये दो चीजें रटनी पड़ेंगी आपको। पहले का मतलब समझिए, उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति वो कौन है? कुनिंद है। इनका इतिहास में मतलब इनके कोई अभिलेख नहीं मिले, इसलिए ऐतिहासिक नहीं बोला जा सकता इनको, बट उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति है ये। अब क्योंकि जो कार्तिकेयपुर हैं वो क्या है कि वो उनके अभिलेख मिले हैं। क्या मिले हैं? बागेश्वर से, कंडारा से, पांडुकेश्वर से, बैजनाथ से, है ना। कुटिला लिपि में, लिपि भी याद करनी पड़ेगी, किस लिपि में? कुटिला लिपि में। ताम्रपत्र लेखों, मतलब ताम्रपत्र यानी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। अब इनका इतिहास इन लेखों के आधार पर तो इसलिए ऐतिहासिक हो जाते हैं। तो उत्तराखंड पर शासन करने वाला पहला ऐतिहासिक राजवंश कौन सा है? वो है कार्तिकेयपुर। कौन है? समझ में आ गया? उत्तराखंड पर शासन करने वाला पहला ऐतिहासिक राजवंश कार्तिकेयपुर राजवंश, और उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुनिंद। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। हाँ, चांचरी, चांदनी रात में जो नृत्य किया जाता है चांचरी, घोड़ा चांचरी, है ना। अरे इन परंपराओं को जीवित रखो भाई, खत्म हो गई है क्या? सब हिप हॉप कर रहे हैं। हिप हॉप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उतरा अपनी परंपराओं को जीवित रखो। थोड़ा बहुत शादी ब्याह के अवसर पर, जैसे जौनसार में जाते हैं हम, तो जौनसार लोग अपनी परंपराओं को जीवित किए हुए हैं। कुमाऊं में जाते हैं, ठीक है, भूटिया लोग अपनी परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं। बद्रीनाथ जी के जब कपाट खोलते हैं तो पहला नृत्य जो होती है भूटिया महिलाएं करती हैं, बुजुर्ग महिलाएं, जवान सब करती हैं, मतलब वो स्वागत करती हैं। तो वो परंपराएं हैं, और उन्हीं परंपराओं से क्या है, परंपराएं समाप्त नहीं होनी चाहिए। चलो, तो कुनिंदों में मैं अगला बता दूं, अशोककालीन अभिलेख। डॉक्टर राय चौधरी कहते हैं कि देहरादून तक का क्षेत्र अशोक के अधीन आ गया था, ठीक है, पहाड़ी भागों में लेकिन क्या, कुनिंद लोगों का ही शासन था। किसका? कुनिंद लोगों का ही शासन था। कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? आंसर अमोघ भूति। कहीं कहीं पर अमोघ मूर्ति भी लिखा हुआ, बट अमोघ भूति। कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अमोघ भूति। रजत और ताम्र मुद्राएं, रजत बोलते हैं चांदी को, ताम्र बोलते हैं तांबे को, मुद्राएं बोलते हैं कॉइन्स, सिक्के,
पश्चिम में व्यास नदी से लेकर अलकनंदा नदी तक और दक्षिण में सुनेत यानी लुधियाना से बेहद यानी सहारनपुर तक प्राप्त हुई। यानी सहारनपुर से भी मिली है, लुधियाना से भी मिली है ना। ब्राह्मी खरोष्टी लिपि में इन मुद्राओं के अग्रभाग पर देवी और मृग का अंकन है। अब फिर पूछेगा कि अमोघ भूति की मुद्राओं पर कौन सी लिपि है? ब्राह्मी खरोष्टी लिपि है। अमोघ भूति की मुद्राओं के अग्रभाग पर देवी और मृग का अंकन है। आंसर दोनों कथन सही है। इस प्रकार से बनना चाहिए पेपर मेरे ख्याल से इस बार, ठीक है। बाकी गॉड नोज, सब भविष्य के गर्भ में है। अच्छा, अल्मोड़ा सिक्कों के अनुमानता 8 कुनिंद शासकों की जानकारी प्राप्त होती है। इनके जो कुल देवता थे कुनिंदों के, वो कौन थे? छत्रेश्वर। कौन थे? और छत्रेश्वर कौन होंगे? जिन ईश्वर के ऊपर छत्र होगा, और वो शिव होंगे, भगवान शिव। कौन होंगे? तो कुनिंदों के कुल देवता कौन थे भाई? छत्रेश्वर थे। जैसे हमारे जो टीरी के राजा थे, इनकी जो कुल देवी है वो कौन है? राज राजेश्वरी। सबके कुल देवता ही पता होने चाहिए। तो ऐसे कुनिंदों में कौन थे? छत्रेश्वर, ठीक है। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में अमोघ मूर्ति की मृत्यु के बाद शकों ने अधिकार कर लिया। कहाँ? इस क्षेत्र पर। इस क्षेत्र पर उत्तराखंड वाला जो क्षेत्र है उस पर शकों ने अधिकार कर लिया। कुमाऊं में अगर आप जाओगे तो आज भी शक सम्मत चलता है वहां पर। मतलब जो पुराने बूढ़े लोग होंगे वो शक सम्मत के हिसाब से बताते हैं कि आज इतनी गति है, सम्मत ये चल रहा है। वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से नहीं चलते पुराने लोग। अब तो नए तो सब, हम तो ग्रेगोरियन कैलेंडर पे ही चलते हैं, ठीक है। अच्छा, सूर्य मूर्तियां मिलती हैं वहां पर। क्या मिलती है? सूर्य मंदिर मिलते हैं वहां पर। तो इससे पता चलता है कि शकों का अधिकार था यहाँ पर, ठीक है। सूर्य मंदिर, कटारमल का सूर्य मंदिर मिला है ना। सूर्य मूर्तियां मिली हैं। अब शक जो थे वो सूर्य के उपासक थे, ठीक है। ये है कहानी। कटारमल का सूर्य मंदिर कहां पर है भाई? कटारमल का सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में है। कहां पर है? इसके जो दरवाजे हैं वो उत्तराखंड के काष्ठ शिल्प का प्रतिनिधित्व करते हैं और नेशनल म्यूजियम दिल्ली में है। कहां पर है? नेशनल म्यूजियम दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय जो है दिल्ली में हमारा, जहां पर सब मिलेगा, पूरा इतिहास मिलेगा आपको। कांसे की नर्तकी भी मिलेगी, तो सब मिलेगा वहां। अच्छा जी, फिर क्या हुआ भाई? अच्छा, कुनिंद मुद्राएं जो है ना, उसमें कुछ राजाओं के नाम मिलते हैं जो कुनिंद राजा रहे हैं। जैसे आशेक जो है वो कुनिंद राजा है। गोमित्र जो है वो कुनिंद राजा है। हरदत्त कुनिंद राजा है। शिवदत्त कुनिंद राजा है। तो निम्नलिखित में से किन किन कुनिंद राजाओं के नाम मुद्राओं पर मिले हैं? आंसर आशेक का नाम मिला है, गोमित्र का नाम मिला है, हरदत्त का नाम मिला है और शिवदत्त का। हरदत्त शिवदत्त याद हो जाते हैं एकदम से, हरदत्त शिवदत्त, है ना। गोमित्र याद करना है आपने, गाय का मित्र गोमित्र, और आशेक। चलो जी, शकों के बाद क्या हुआ कि तराई वाले भाग में कुषाणों ने अधिकार किया। मैं बोलता भी हूं, जो श्यामपुर से लोग आते हैं या जो इधर वीरभद्र से आते हैं, मैं उनको यही बोलता हूं, तुम कुषाणों की भूमि के हो भाई। आके कभी कनिष्क का साम्राज्य था यहाँ पर, किसका? आज भले ही भाजपा सरकार हो, लेकिन कभी राजतंत्र क्या था? कुषाणों ने भी यहाँ पर शासन किया। अब मिलते हैं, उसके साक्ष्य मिलते हैं यहाँ। श्यामपुर से मिले हैं, अन्य वीरभद्र से मिले हैं। वीरभद्र समझ रहे हो? ऋषिकेश वीरभद्र समझ रहे हो? कौन वीरभद्र? भगवान शिव के गण, है ना। आपको पता है दक्ष प्रजापति, मतलब इशारों में बताया पुराने लोगों ने कि विवाह के बाद बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए मायके की, ठीक है। अब मायके चली गई कौन? माता जी। यज्ञ हो रहा था बहुत बड़ा, दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, यज्ञ में चले गए, वहां अपमान हो गया। बोला कि तेरा पति जो है वो ऐसा है वैसा है, शमशान की राख लगाता है। अब वास्तव में यार अगर किसी का पति लगाता हो सकता है बोलते हो। माता जी सती हो गई, अपमान हुआ उनका। फिर भगवान शिव तीसरा नेत्र खोला या कुछ, है ना, जटाओं से क्या गण पैदा हुए, उनमें से एक थे कौन? वीरभद्र। कहां पे है वीरभद्र? ऋषिकेश में भाई। मोरध्वज, ये कहां पे? कोटद्वार। मोरध्वज कहां है? कोटद्वार में। गोविशाण काशीपुर। हमारे समय में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे कि काशीपुर का पुराना नाम क्या था? सिंगल
लाइनर आते थे और आंसर होता था गोविशाण। या मोर ध्वज कोट द्वार, या कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछा उन्होंने, कण्वाश्रम का आधुनिक नाम चौका घाट, मालिनी नदी के तट पर, कोट द्वार के आसपास। ऐसे क्वेश्चन पूछते। समय बदला, किताबों में सिलेबस मतलब ज्यादा आने लगा और क्वेश्चन की प्रवृत्ति भी क्या होने लगी, चेंज होने लगी। पहले तो एक ही किताब पर निर्भर रहना पड़ता था, हरिकृष्ण रतूड़ी जी, और एक दूसरी किताब कौन, बद्रीदत्त पांडे जी, ठीक है, एटकिंसन का गजट। फिर धीरे धीरे विंसर आई, धीरे धीरे अन्य किताबें आई, फिर अब तो क्या है, किताबें ही किताबें हैं। और अभी और बढ़ेंगी, मेंस के हिसाब से बनेंगी वो जो दो पेपर है ना। लेखन कार्य चल रहा है सबका। अच्छा जी, कुषाणों के पतन के समय, ये बता दिया मैंने, कुषाणों का अधिकार था। वीरभद्र ऋषिकेश, मोरध्वज कोटद्वार के पास, गोविशाण काशीपुर से कुषाण कालीन अवशेष मिले हैं। इससे पता चलता है कुषाण, यानी शकों के बाद कौन आए यहाँ पर, कुषाण आए। कुषाणों के पतन के बाद कुछ नए राजवंश जैसे गोविशाण, काशीपुर, कालसी व लाखा मंडल स्थापित हुए, और साथ ही कुनिंद भी कुछ क्षेत्रों पर शासन करते रहे। लेकिन खटीमा से कुषाण शासक वसु की 7 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई। अब ये सिंगल क्वेश्चन बन जाता है कि वसु की 7 स्वर्ण मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई।